लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था एसी सर्किट। और एसी सर्किट में मेनली क्या है, तुम्हारे पास फॉर्मूलेस, और सारे फॉर्मूलेस ऑलमोस्ट ये तीन ट्राइंगल से तुम्हारे पास आ जाएंगे। सबसे पहले हमने कौन सा ट्राइंगल पढ़ा था? इम्पिडेंस ट्राइंगल पढ़ा था। उसके बाद हमने कौन सा ट्राइंगल पढ़ा था? वोल्टेज ट्राइंगल पढ़ा था। देन विल स्टडी अबाउट द पावर ट्राइंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल में बेस में क्या होता है? रेजिस्टर। यहाँ पे इंडक्टर का रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, राइट। एंगल कितना होगा? फाई। वोल्टेज में यहाँ पे कितना हो जाएगा? आई इंटू आर, आई इंटू एक्सएल, आई इंटू एक्सी। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? आई इंटू जेड। ये पावर कौन सी हो जाएगी? एक्टिव पावर। ये रिएक्टिव पावर। और ये वाली पावर कौन सी हो जाएगी? एपरेंट पावर। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? एंगल फाई होगा। और यहाँ पे क्या होगा? एंगल फाई होगा। ठीक है। अब इसमें तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो तुम्हारे पास इम्पीडेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। तुम वोल्टेज ट्रायंगल में लगाओगे तो तुम्हारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला आ जाएगा। और इसी तरह ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये कितना होगा हमारे पास? वी आर। ये कितना होगा? वी एल। ये कितना होगा? वी सी। और ये कितना होगा? टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज का लगाएंगे तो बन जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। इसी तरह इम्पीडेंस का लगाएंगे तो क्या होगा? आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से तुम cos फाई निकाल सकते हो। एज आई टोल्ड यू, cos फाई इज पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला हो गया? यहाँ से अगर इससे निकालोगे तो cos फाई कितना हो जाएगा? r बाई जेड। इससे निकालोगे तो cos फाई कितना हो जाएगा? p बाई एस। और इससे निकालोगे तो cos फाई कितना हो जाएगा? वी आर बाई वी। गॉट इट? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्सएल निकालेंगे, एक्सी निकालेंगे, सी पता है। इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। 3 माइक्रोफेरेड है तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁻⁶। और ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है। अब Z भी आ जाएगा तुम्हारे पास। वोल्टेज गिवन है, करंट आ गया। अब मान लो इसी क्वेश्चन में इन्होंने पावर फैक्टर पूछा हुआ है। अब तुम्हें पता है पावर फैक्टर क्या होता है हमारे पास? cos फाई। और cos फाई का क्या फॉर्मूला होता है? r बाय जेड। तो हमें r भी पता है और z भी पता है। पावर फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह अगर हमसे इसी क्वेश्चन में वी आर पूछा हुआ है, वी एल पूछा हुआ है, वी सी पूछा हुआ है, तो वी आर का क्या फॉर्मूला होता है? आई इंटू आर। आई तुमने यहाँ से निकाल लिया था, आर तुम्हें पता है। वी एल का क्या फॉर्मूला होता है? आई इंटू एक्सएल, वो भी पता है। वी सी का क्या फॉर्मूला होता है? आई इंटू एक्सी, वो भी पता है। तो तुम्हारे पास वो भी आ जाएगा। राइट? हम्म। बोलो, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? अब इस क्वेश्चन में देखो, इन्होंने जब भी एसी सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हारे पास कुछ टर्म्स आएंगी। कॉइल बोले, या फिर इंडक्टिव कॉइल बोले, या फिर रेजिस्टिव कॉइल बोले, तो कुछ भी बोले, तुम्हें कॉइल का मतलब क्या होगा? हमेशा आर और एल का सीरीज में कॉम्बिनेशन। 90% बच्चों को लगता है कि कॉइल मतलब सिर्फ इंडक्टर है। नहीं, कॉइल रेजिस्टर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन है। अब पेपर में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल देते हैं? इंडक्टिव कॉइल। इंडक्टिव कॉइल तो बच्चों को लगता है इंडक्टर है। नहीं, कॉइल है तो आर एल आएगा। कभी कभार बोल देते हैं रेजिस्टिव कॉइल, तो अगेन रेजिस्टेंस है तो मतलब आर और एल ही आएगा। कॉइल वर्ड आते ही आर और एल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पढ़ो। हमेशा 90% तुम्हें स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया जाएगा। स्टेटमेंट से तुम्हें डायग्राम बनाना है। पहले खुद से ट्राई करो डायग्राम में कन्वर्ट करने की, फिर मैं बताऊंगी। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? अ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस है,
रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 ओम, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कॉइल, मतलब रेजिस्टर को इन्होंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, कॉइल। कॉइल मतलब मैंने बताया था आर और एल का कॉम्बिनेशन, कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट, तो वोल्टेज कितनी हो गई हमारे पास 200 वोल्ट हो गई, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 50 हर्ट्ज। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला हुआ है, द करंट ड्रॉन बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन इज 10 एम्पियर, तो करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 2 ओम, तो ये कॉइल है और कॉइल का रेजिस्टेंस कितना बोला हुआ है इन्होंने 2 ओम। डिटरमाइन द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एल की वैल्यू, ये एल है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। उसके बाद फर्स्ट ये है, सेकंड इन्होंने क्या पूछा हुआ है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एज यू नो क्या फॉर्मूला होता है cos फाई, और cos फाई का क्या फॉर्मूला होता है R/Z। थर्ड थिंग दे हैव आस्क्ड यू वोल्टेज अक्रॉस कॉइल, पर्टिकुलर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज, तो कॉइल आर और एल का कॉम्बिनेशन का है तो हमें VRL निकालना है। VRL कितना हो जाएगा I इंटू ZRL, ठीक है। देखो एक होता है Z मतलब टोटल इम्पिडेंस, पूरे सर्किट का इम्पिडेंस, वो नहीं पूछा इन्होंने, वो नहीं निकालना हमें, बेसिकली इसके लिए हमें सिर्फ कॉइल का निकालना है, तो ये ZRL सिर्फ कॉइल का रेजिस्टर और इंडक्टर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ भी करने के लिए क्या चाहिए एल की वैल्यू चाहिए, तो तुम सोच के बताओ एल की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि हमें क्या निकालना है एल निकालना है, तो एल किस फॉर्मूले में आता है एक्सेल में आता है, राइट। तुम्हें पता है कि एक्सेल का क्या फॉर्मूला होता है 2πfl, अगर हमारा एक्सेल आ गया तो हमारा एल भी आ जाएगा ना। तो अब हमें फोकस किस पे करना है एक्सेल पे। अब हमें देखना है कि एक्सेल किस फॉर्मूले में आता है, तो एक्सेल किस फॉर्मूले में आता है √r² प्लस XL², इसमें आता है। तो हमारे पास r पता है एक्सेल आ जाएगा, बट अगर हमें z पता हो तो अब देखना है हमें z का क्या फॉर्मूला होता है, ऐसे उल्टा चलना है, ठीक है। z का क्या फॉर्मूला होता है V/I, वोल्टेज कितना है 200, करंट कितना है 10 एम्पियर, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 20 ओम, तो ये कितना हो गया 20 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, दोनों का पूरे सर्किट का इम्पिडेंस ले रहे तो दोनों ही रेजिस्टेंस लेंगे 10 + 2 12 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास XL की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक्सेल की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 16 ओम, करके देख लेना। एक्सेल पता है 16, तो एल आ जाएगा, एल को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा एल का, दैट इज 0.051 हेनरी, ठीक है। तुम्हारे पास फर्स्ट आ गया एक्सेल का, दैट इज 0.051 हेनरी। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है पावर फैक्टर, दैट इज cos फाई R/Z, R पता है हमें 12 है, Z भी पता है हमें 20 है, तो 12/20 कितना आ गया, दैट वुड बी 0.6। ओके, एक चीज और ध्यान रखना कि पावर फैक्टर की वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में ही लाई करती है, अगर इससे कम आ रही है और इससे ज्यादा आ रही है दैट मीन्स तुमने कुछ गलती करी है। After that we need to calculate VRL। VRL के लिए I इंटू ZRL, I पता है I पता है 10 एम्पियर, ZRL मतलब इसका पर्टिकुलर रेजिस्टेंस और इसका एक्सेल है ना, तो कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, और इन एक्सेल की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाली थी 16 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 161.245 वोल्टेज, तो ये आ गई हमारे पास VRL की वैल्यू, सारी वैल्यूज आ गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा मिड टर्म अक्टूबर 2024 का क्वेश्चन है, तो मिड टर्म में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं रीड कर रही हूँ एक बार। अ कॉइल मतलब जैसे जैसे वो बोलते जाएंगे वैसे वैसे तुम डायग्राम बनाते जाना। कॉइल मतलब तुम्हें पता है R और L का सीरीज में कॉम्बिनेशन, उसमें इन्होंने रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी 7 ओम
और इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी 31.8 मिली हेनरी। ये ध्यान रखना, मिली हेनरी को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। इस कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो इसी को इन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया? वोल्टेज 230 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, राइट। अब इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करंट। करंट मतलब सर्किट करंट, आई की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है फेज एंगल। फेज एंगल मतलब फाई निकालना है। देन दे आस्क यू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू निकालनी है। देन पावर कंज्यूम्ड, पावर निकालना है। देन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर एंड इंडक्टर, मतलब वी आर की वैल्यू निकालनी है और वी एल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है। इसके मैं सारे फॉर्मूलेस बता रही हूँ। आई का फॉर्मूला होता है v बाई जेड। वी पता है, जेड का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। आर पता है, एक्सएल का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। अब उसके बाद कॉस फाई। कॉस फाई का क्या फॉर्मूला होता है? आर बाई जेड। तो यहाँ से तुम फाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स आर बाई जेड, राइट। वी आर का फॉर्मूला आई इंटू आर, वी एल का फॉर्मूला आई इंटू एक्सएल। सारी वैल्यूज पता है, जस्ट तुम्हें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा एंटम का क्वेश्चन है। एंटम में ये 2023 का है आई थिंक। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एसी सर्किट। देखो 7.5 का है हुआ एंटम में, इसी टाइप का क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोला हुआ है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। जैसे जैसे मैंने बोला ना कि जो जो स्टेटमेंट दी हुई है एग्जैक्टली वैसे वैसे डायग्राम बनाते चलो। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई इज अप्लाइड अक्रॉस अ रजिस्टर। तो ये सप्लाई किसके अक्रॉस कनेक्ट करी है? रजिस्टर के अक्रॉस, इन पैरेलल विद अ प्योर इंडक्टर। पैरेलल विद अ प्योर इंडक्टर। The total current is 25 ampere. Total current कितना है? 25 ampere. What should be the value of frequency if the total current is 36 ampere? तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब सेम रेजिस्टर और सेम इंडक्टर को ये क्या कह रहे हैं, हमने उसे दोबारा कनेक्ट करा। हमें नहीं पता कि क्या है, बट यही सेम रेजिस्टर है और यही सेम इंडक्टर है। अब उस केस में हमारे पास टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है? 36 एम्पियर फ्लो हो रहा है, राइट। और अगर 36 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो इस केस में हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ से आर की वैल्यू और यहाँ से एल की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तुम निकाल सकते हो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बताओ अब कैसे करोगे? देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें हमें क्या बोला हुआ है, सबसे पहले तो ना ये क्वेश्चन की कुछ गलती है। ये 10 वॉट है या 10 ओम है, दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में बता रही हूँ। अगर मान लो ये वॉट है तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। वोल्टेज पता है हमें 230 वोल्ट है, पावर दे दी 10 वोल्ट है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और अगर 10 ओम है तो वही बात है कि 10 ओम आ गया। बेसिकली हमें रेजिस्टर पता लग गया। अब हमें एल की वैल्यू पता करनी है। एल कब पता लगेगा? जब एक्सएल पता लगेगा। तो V इज इक्वल टू आई इंटू जेड होता है। V पता है 230 है, I पता है हमारे पास 25 एम्पियर है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास Z आ जाएगा। आ जाएगा Z? तो Z आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे देखो R पता है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें कितनी करंट जा रही है। कैसे पता लगेगा बताओ? I इज इक्वल टू वी बाई आर। वोल्टेज कितनी है? 230। रेजिस्टेंस अगर मैं 10 ओम कंसिडर करके चलूं तो 10 ओम। तो इसमें करंट कितनी जा रही है? 23 एम्पियर। अब देखो टोटल करंट तुम्हारी 25 एम्पियर है, ऊपर वाले केस में 23 एम्पियर जा रही है, तो नीचे कितनी जाएगी? कितनी बची अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ? बोलो। 2 एम्पियर जाएगी।
टोटल तुमने 25 एम्पियर दिया है, उसमें से ऊपर 23 एम्पियर चली गई तो नीचे कितनी जाएगी? 2 एम्पियर। करंट पता लग गया, वोल्टेज पता लग गई, तो एक्सेल पता लग जाएगा। V इज इक्वल टू आई इंटू एक्सेल। वोल्टेज कितनी है? 230। आई कितना है? 2। करंट एक्सेल की वैल्यू आ जाएगी 115 ओम। एक्सेल पता लग गया तो एल भी पता लग जाएगा, राइट? ठीक है, तो उसके बाद हमें आर पता है, एल पता है, करंट पता है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगी क्योंकि आई का क्या फॉर्मूला होगा? V बाय जेड। V सेम है, 230 है। आई पता है 36, वोल्टेज पता है 230, जेड हमें निकालना है। तो Z से यहाँ से निकल जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, दोनों का पैरेलल में सॉल्व कर लेना, तो उसके अकॉर्डिंग पता लग जाएगा। ओके, देखो इस केस में F की वैल्यू कैसे निकलेगी? हमारे पास XL आ गया था, राइट? तो हमारे पास I का क्या फॉर्मूला होता है? V बाय XL। यहाँ पे करंट वेरी कर रहा है, तो करंट की पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो करंट रजिस्टर तो वही है, तो यहाँ से हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऊपर कितना जा रहा था? ये 23 एम्पियर। रजिस्टर में कितना जा रहा था? 23 एम्पियर। अब टोटल करंट कितना है? 36 एम्पियर। तो इस एल में कितना करंट जाएगा? 13 एम्पियर। चला गया? अब इंडक्टर में कितना करंट जा रहा है? 13 एम्पियर। लिख लो। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? 230 वोल्ट। लिख लो। अब यहाँ से तुम्हारे पास एक्सेल डैश आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एक्सेल डैश की वैल्यू आ जाएगी 230 बाय 13, दैट इज नोन एज 17.69 ओम। ठीक है, अब एक्सेल डैश इज इक्वल टू 2 पाई एफ डैश एल। तो एक्सेल डैश क्या आया है हमारे पास? 17.69। 2 हमें पता है, पाई हमें पता है, एफ डैश की हमें वैल्यू निकालनी है, और एल की वैल्यू तुमने यहाँ से निकाल ली थी। अगर तुम यहाँ से एल की वैल्यू निकालोगे, ये तो एक्सेल था, तो एल कितना आ जाएगा? 115 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 115 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो इस तरह से तुम्हारे पास एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें एसी सर्किट में स्टैंडर्ड इक्वेशन पे बेस्ड भी तुम्हारे पास न्यूमेरिकल आता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है? दैट इज I इज इक्वल टू I max साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, या फिर V इज इक्वल टू V max साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो देखा गया रिसेंट पेपर्स में हर बार आ रहा है, लाइक 90% चांस है कि इस पे क्वेश्चन आएगा। अब देखो, तुम्हें करंट की इक्वेशन, करंट की वैल्यू तुम्हें इक्वेशन की फॉर्म में ये दे सकते हैं। लाइक सपोज मैं दे रही हूँ 2.3 रूट 2 कॉस ऑफ 314t प्लस 90 डिग्री। तो अगर तुम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? आई मैक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2.3 रूट 2, राइट? ओमेगा की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 314। और अगर हम कंपेयर करेंगे तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 90 डिग्री। बट एक चीज दिक्कत है क्या, कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है ये साइन की फॉर्म में है, और हमें जो इक्वेशन दी हुई है ये कॉस की फॉर्म में है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे पहले तुमने पढ़ा होगा स्कूल लेवल पे कि कॉस थीटा को हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर साइन थीटा को हम कॉस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई मुझे बताएगा कि कॉस थीटा को हम साइन थीटा की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर तुम्हें कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 90 डिग्री ऐड कर दो। ठीक है, तो अभी हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2.3 रूट 2
साइन ऑफ ओमेगा टी एज इट इज 90 इसमें ऐड करेंगे तो 90 प्लस 90 कितना हो गया हमारे पास 180 डिग्री। तो अब मेरे पास 90 ना होके कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब इसमें एक चीज और आती है जो तुमने कभी 12th में पढ़ी थी, एक होती है हमारे पास आरएमएस वैल्यू और एक होती है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है क्या, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाय √2। तो अगर हमें जब भी कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन हमेशा किस पे होती है, आरएमएस पे, कभी भी हम मैक्सिमम पे नहीं करते। ठीक है, अब मैं इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ सो दैट इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। v इज इक्वल टू 100 साइन 314t प्लस 45 डिग्री और करंट की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 10 साइन 314t प्लस 315 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर R एंड L। पहले क्वेश्चन लिखो, समझो और फिर मुझे बताओ, कुछ पूछती हूँ। इसमें देखो हम R और L की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर मैं कंपेयर करूंगी तो हमारे पास V मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या इक्वेशन थी, V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, यही थी ना। तो V मैक्स की क्या हो जाएगी हमारे पास 100 हो जाएगी, V मैक्स इज इक्वल टू 100। ओमेगा को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 314, राइट। और फाई की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 45 डिग्री। इसी तरह अगर हम आई की निकालेंगे तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और ओमेगा सेम है, फाई कितना हो जाएगा 315 डिग्री, करेक्ट। अब तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर और एल के लिए जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो तुम्हें पता है जेड का क्या फॉर्मूला होता है, वी बाय आई। इसमें वोल्टेज कितनी है 100 है, करंट कितना है 10 है, तो इससे इम्पीडेंस कितना आ गया हमारे पास 10 ओम आ गया, इम्पीडेंस 10 ओम। यहाँ तक बोलो, कोई डाउट, टेल मी। अब इससे पहले मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बताना चाहती हूँ जो तुम्हें इस क्वेश्चन में काम आएगा। हमारे पास लोड होते हैं, 3 टाइप्स के लोड होते हैं। एक होता है हमारे पास रेजिस्टिव लोड, एक होता है हमारे पास इंडक्टिव लोड और एक होता है हमारे पास कैपेसिटिव लोड। ठीक है, रेजिस्टिव लोड के केस में करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। वो क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। सेम फेज का मतलब क्या है कि अगर वोल्टेज तुम्हारा एक्स एक्सिस पे है तो करंट भी कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे ही होगा। ओके, इंडक्टर के केस में करंट लैग्स वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इस केस में क्या होगा, जैसे अगर वोल्टेज एक्स एक्सिस पे है तो करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। लैग कर रहा है तो कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। और कितने एंगल से लैग कर रहा है, 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो करंट नीचे बन रहा है, वोल्टेज और कितना एंगल हो गया 90 डिग्री। और अगर कैपेसिटर का केस है तो क्या होता है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज है और करंट लीड कर रही है तो कहाँ बनेगी, ऊपर बनेगी। उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इस केस में फेज कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कहाँ लैग कर रहा है कहाँ लीड कर रहा है। तो उसके लिए तो मैं एक चीज मैं बता रही हूँ, वो याद कर लेना, सिविल। सिविल वर्ड से तो तुम लोग सब फैमिलियर हो। हेयर सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर और कैपेसिटर के केस में करंट पहले है तो करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है वोल्टेज से। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो अगर हमारे पास प्योर इंडक्टर है, कई बार ये ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर।
और उस केस में फेज एंगल की वैल्यू फिक्स्ड होती है 90 डिग्री। बट अगर ये बोल देते हैं इम्प्योर या नॉर्मल कुछ भी, तो इसका मतलब होता है आर और एल का कॉम्बिनेशन। उस केस में फेज एंगल की वैल्यू वेरी कर जाती है। गॉट इट? तो वापस आ जाओ इस क्वेश्चन पे। हमारे पास Z क्या आ गया 10 ओम और एंगल क्या आ गया फाई। देखो यहाँ पे अगर मैं स्टैंडर्ड डायग्राम बनाऊं, फेजर डायग्राम, तो ये क्या होता है 0 डिग्री। वोल्टेज का एंगल कितना दिया हुआ है इन्होंने 45 डिग्री, तो 45 समथिंग यहाँ पे होगा, ऐसे होगा ना 45 वोल्टेज का। करंट का एंगल कितना दिया हुआ है इन्होंने 315 डिग्री। तो पूरा अगर मैं घूम के ले रही हूँ तो करंट का एंगल कितना हो गया हमारे पास 315 डिग्री, राइट? तो अब तुम मुझे बताओ कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना हो गया, देख के बताओ ध्यान से। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 90 हो गया, क्योंकि ये 45 है ये भी 45 है, तो कितना हो गया फेज एंगल 90 डिग्री। तो अब फेज एंगल 90 डिग्री है। अब इसमें कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है, या कौन लैग कर रहा है? ध्यान से देखो कौन नीचे है, करंट लैग कर रहा है ना, करंट नीचे है, राइट? तो करंट नीचे है तो इस मीन्स करंट लैग कर रहा है। और करंट लैग किस केस में करता है, इंडक्टर के केस में। और मैंने तुम्हें बताया कि प्योर इंडक्टर है तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर है, तो इसका मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू तो नहीं होगी, दैट विल बी 0, क्योंकि प्योर इंडक्टर है। और एक्सेल तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो तुम्हें पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। फाई पता है, आर पता है, मतलब फाई पता है, जेड पता है, तो यहाँ से आर निकाल लेना। डायरेक्टली भी नहीं पता लग रहा तो यहाँ से भी तुम्हारा आर 0 ही आएगा, क्योंकि cos 0 क्या होता है, cos 90 क्या होता है, फाई एंगल 90 है ना, तो 0 होता है, तो ये वाली वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है, आर तो बता दिया 0, एल निकालना है। तो z का क्या फॉर्मूला होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। z पता है हमें 10 ओम है, r भी पता है हमें 0 है, यहाँ से एक्सएल आ जाएगा, और एक्सएल आ गया तो हमारे पास l भी आ जाएगा, क्योंकि एक्सएल का क्या फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, ओमेगा इज 314। तो सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ l, और l की वैल्यू तुम्हारे पास लिख लो क्या आएगी, दैट विल बिकम कितनी आ रही है 31.85 मिली हेनरी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में 100% आता है, 100%। दिस इज फ्रॉम योर पेपर मिड टर्म 2024। इसमें क्या बोला हुआ है, एन ऑल्टरनेटिंग करंट, इक्वेशन की फॉर्म में करंट दे दी, I इज इक्वल टू 141.4 साइन ऑफ 314t। ठीक है, तो यहीं से कंपेयर कर लो, I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई होता है, तो फाई कितना हो गया 0, ओमेगा कितना हो गया 314, आई मैक्स कितना हो गया 141.4। अब इसके बाद इन्होंने क्या पूछा हुआ, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, दैट इज डायरेक्टली इतना है। अगर ये आरएमएस पूछते हो तो आरएमएस का क्या होता, आई मैक्स बाय रूट 2 कर देते। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है तो ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, ओमेगा पता है 314, 2 इंटू पाई मतलब 2 इंटू पाई फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाती। टाइम पीरियड पूछा हुआ है, टाइम पीरियड मतलब टी इज इक्वल टू 1/f, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना फ्रीक्वेंसी के, तो सिंपल 1/f कर देते हैं। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू व्हेन t इज 3 मिलीसेकंड, इंस्टेंटेनियस मतलब ये वाली, तो इसमें क्या करो t को 3 मिलीसेकंड पुट कर दो, 3 मिलीसेकंड मतलब 3 इंटू 10⁻³ तो पर्टिकुलर इस टाइम पे ये करंट की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, साइन को तुम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, then you will get the value for current।